हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज बच्चों देखो हम लोग आगे लेक्चर 21 जो कि हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, मोशन इन अ प्लेन और 2 डायमेंशन। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो इतने सुर में आवाज़ नहीं निकलेगी। बच्चों हम लोग लास्ट लेक्चर में लेक्चर 20 में क्या कर रहे थे, आईआईटी जेईई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जिसमें जो एक दो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे थे। उन्हें सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना लंबा लेक्चर कर दिया था ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए बच्चों। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करिएगा दोबारा, जैसे मैं तो समझा ही दूंगा, आप जब इनको दोबारा सॉल्व करें तो एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि जब मैंने सॉल्यूशन बगल में रख के मत सॉल्व करना। मैंने सॉल्व कराया, आप समझ के जब दोबारा प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करो तो अपने आप करने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, हो सकता है आप कोई नए तरीके से उसको सॉल्व करो, आंसर आए तो अपना तरीका भी मैच करा करो। देखो बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका आंसर सही आ जाए तो जो आपने तरीका लगाया है वो सही हो सकता है, इत्तेफाक लग गया आपका आंसर सही आ गया हो, लेकिन तरीका आपका सही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को भी एक बार आंसर जब सही आया करे तो अपने सॉल्यूशन को भी चेक करा करो, ठीक है, कि क्या सही करा है। ऐसा तो नहीं कि तुक्के में आंसर आ गया, ठीक है। सॉरी। तो देखो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन 4 चौथे क्वेश्चन तक पहुंचे थे। ये जो क्वेश्चन 5 है आज हम लोग ये सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है 2019 मेंस में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी करे थे जब हम लोगों ने रिवर बोट और रिवर मेन प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। क्या है, द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। अ स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक। वॉट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमिंग विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। ये बच्चों आपको ध्यान आ रहा होगा, पहले तो ये लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या है इस क्वेश्चन में। हम लोगों को क्या दे रखा है भाई, दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। और क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि जब भी ये बोला जाता है कि अ मैन कैन स्विम इन अ रिवर, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर दे रखी है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर पर आवर। और हम लोगों ने पढ़ा था जब ये रिवर मैन प्रॉब्लम, तो उसमें जाना था, क्या जाना था, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पहले इसको देखो एक बार। उसमें ये जाना था बच्चों कि जब भी किसी को रिवर को, अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और अगर मैन इसको स्ट्रेट क्रॉस करना चाहता है, मतलब वो ए पॉइंट पे है और वो बी पे जाना चाहता है स्ट्रेट, यानी ये परपेंडिकुलर है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो से परपेंडिकुलर। अगर वो इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा तो वो तैर के कहीं इधर पहुंच जाएगा, स्ट्रेट नहीं चल पाएगा। ये हम लोगों ने सब पढ़ रखा है, ठीक है। रिवर फ्लो हो रही तो उसे अगर इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर पहुंचना है तो वो किसी इस डायरेक्शन में स्टार्ट करे तैरना, और वो जब ऐसे स्टार्ट करेगा तैरना तो क्या होगा, अल्टीमेटली रिवर का फ्लो उसको खींच कर ले जाएगा पॉइंट बी पर। हमें यही एंगल पता करना है, थीटा। थीटा पता करना है, थीटा पता चल जाएगा तो अलोंग द फ्लो से हमको पता चल जाएगा कितना है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इस ट्राइंगल में देखो, मैन स्टार्ट करेगा रिवर में तैरना, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हो गए वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये जो ट्रायंगल बन जाएगा, याद है हम लोग ट्रायंगल कंप्लीट करते थे, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिगर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसमें देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा बच्चों, कह दोगे बिल्कुल होगा। यहाँ पर साइन थीटा अगर हम लगा दें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा वी आर अपॉन वी एम आर। इन सबका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है अभी, बात समझ रहे हो, साइन से मतलब नहीं। तो वी आर हमें दे रखा है, वी आर कितना है, वी आर अभी हमने लिखा कितना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 2 और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है 40। तो ये आ जाएगा बच्चों 2/4, 2/4 यानी 1/2। तो बच्चों जब साइन थीटा 1/2 होगा, इसका मतलब थीटा कितना होगा, साइन थीटा 1/2 है, इसका मतलब है साइन होगा साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। लेकिन आपका आंसर ये नहीं है बच्चों, आंसर ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमने थीटा पता करा है फ्रॉम ए बी। हमें किससे पता करना है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वॉट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर। बात समझ में आ रही। तो यहां पर कुछ नहीं कर देना, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर,
फ्लो ऑफ रिवर एंगल इज इक्वल टू क्या कर दो, थीटा में 90 डिग्री ऐड कर दो। देखो बच्चों ये 90 डिग्री है, यही थीटा में ऐड कर दें तो फ्लो से एंगल पता चल जाएगा, ये टोटल एंगल हमें पता चल जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो थीटा कितना आया 30 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये टोटल हो गया 120 डिग्री। तो आंसर हमारा आ गया 120 डिग्री। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। ठीक, ये देख लो एक बार क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। आपने पढ़ रखा है, अगर वो लेक्चर नहीं देखा है बच्चों तो रिवर मैन प्रॉब्लम पे एक अलग से पूरा लेक्चर बनाया है, वो देख जरूर लेना जाके। ठीक है, देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें थोड़ा वेक्टर्स का भी यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ते हो, सॉल्व करते हैं। शिप ए इज सेलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 30i प्लस 50j किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेयर i पॉइंट्स ईस्ट एंड j नॉर्थ। ठीक है भाई, शिप b इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप a। ठीक है, एंड इज सेलिंग टूवर्ड्स वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, a विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम b इन टाइम पूछा है कि भाई एक शिप है, एक ए शिप है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस दे रखी है शुरुआत में कि भैया, मतलब डिस्टेंस नहीं, बी की पोजीशन दे रखी है कि वो ए के रिस्पेक्ट में 80 किलोमीटर ईस्ट और 150 किलोमीटर नॉर्थ है। ठीक है, ए की वेलोसिटी दे रखी है, बी की वेलोसिटी दे रखी है। अब ये पूछ रहा है कितने टाइम बाद उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्वेश्चन बच्चा बहुत सिंपल है। अगर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बना लेते हैं। इसको देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। देख लिया। अब एक चीज समझते हैं, क्या समझते हैं कि अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बनाए, यहाँ पर बनाता हूँ मैं और थोड़ा सही से बनाता हूँ ताकि जो है समझ जाओ जल्दी। कौन सा कलर ले लूँ? चलो ये लो, ये ले लो। देखो बच्चा सीधा है। अब देखो इसमें क्या है, ये हो गई ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक, और क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, जो आई एक यूनिट वेक्टर है, वो ईस्ट की डायरेक्शन में और जे है जो है नॉर्थ की डायरेक्शन में। जैसे एक्स वाई में लेते हो वैसे यहाँ पर है, यानी एक्स के अलोंग आई है और वाई के अलोंग जे। तो यहाँ पर ईस्ट के अलोंग क्या है यूनिट वेक्टर, यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जे और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई। ये क्वेश्चन में दे दिया। अब बच्चा एक बात ध्यान से समझो कि यहाँ पर शिप बी की लोकेशन किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है। शिप बी की लोकेशन दे रखी है विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखो क्या दे रखा है, आज शिप इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विथ वेलोसिटी इतना, वेयर आई पॉइंट्स, हाँ ये सब छोड़ो, शिप बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए। बात समझे? तो यहाँ पर एक हम काम कर सकते हैं। काम क्या कर सकते हैं? काम ये कर सकते हैं कि अगर हम ए को रेफरेंस मान लें, ए को ओरिजिन मान लो, ए पर एक रेफरेंस मान लिया हमने, तो ए की तो कुछ वेलोसिटी है, अभी इनिशियल पोजीशन ए की क्या है, ओरिजिन पे। ठीक है, अब बी की पोजीशन क्या है, बी की मान लो कोई पोजीशन यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो बी का जो रेफरेंस होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा? देखो जरा ध्यान से, बी की पोजीशन ओरिजिन से या ए से अभी कितनी दे रखी है, इसको हम मान लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर है RB1। बात समझ में आ रही? और RB1 बच्चा कितना होगा, ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखो। RB1 की वैल्यू होगी, वो कह रहा है 80 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट और 150 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना चालू करें तो ये x और y ही तो दे रखे हैं इस पॉइंट B के विथ रिस्पेक्ट टू A, तो हम लिख लेंगे 80i प्लस 150j। यही तो दे रखा है कि नहीं दे रखा? देखो 80 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 150 टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ शिप ए। तो हमें क्या पता चल गया, पोजीशन ऑफ बी एट, मान लेते हैं एट टाइम t1, मतलब किसी इंस्टेंट t1 पर ए है हमारा ओरिजिन पे और बी उसकी पोजीशन है ये। तो RA1 कितना हो जाएगा बच्चों? RA1 0 हो जाएगा कि नहीं? 0 हो जाएगा, 0i प्लस 0j।
क्या दोगे सर? बिल्कुल हो जाएगा, मतलब क्योंकि वो तो ओरिजिन पे है ना, तो डायरेक्ट जीरो लिख दो या वेक्टर फॉर्म में लिख दो। सब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखो, तरीका तो यही सही है। बात समझ गए कि नहीं? अब ए की कुछ वेलोसिटी दे रखी है, ए की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? ए की वेलोसिटी दे रखी है, हम इसको वी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ए की वेलोसिटी दे रखी है 30i + 50j किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो जा रहा है किसी वेलोसिटी से 30i + 50j, ठीक है। यूनिट में लिख देता हूँ इसकी, कितनी है? किलोमीटर पर आवर। कह दोगे सर? बिल्कुल है, ये देखो 30i + 50j किलोमीटर पर आवर। और बी की वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चों? बी इज सेलिंग टूवर्ड्स वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। बी की वेलोसिटी दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट। अब इसमें डायरेक्शन दे दी टूवर्ड्स वेस्ट और मैग्नीट्यूड दे दिया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ईस्ट की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर आई है तो वेस्ट की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? माइनस का आई हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कितनी हो जाएगा? माइनस का 10i किलोमीटर पर आवर हो जाएगा कि नहीं? देखो 10 दे रखी है, 10 तो उसको हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डायरेक्शन में आ जाएगी। अब हमें क्या क्या पता चल गया? वेलोसिटी ऑफ ए है, वेलोसिटी ऑफ बी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है। आफ्टर, अब हम मान लेते हैं लेट आफ्टर टाइम, या इसको हम मान लेते हैं टाइम t = 0 पे, यानी कि कोई इंस्टेंट मान लेते हैं t = 0, एट टाइम t = 0, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। आफ्टर टाइम t मान लेते हैं t टाइम के बाद जो पोजीशन ऑफ b है वो हो जाती है RB2, ठीक है, और पोजीशन ऑफ a हो जाती है RA2। ये क्या है? रेस्पेक्टिव पोजीशंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए करो, यहाँ पर बी करो, RA2 RB2, ठीक। अब कह दोगे सर ये समझ गए। यहाँ पर जरा उसको बना के देखते हैं। मान लेते हैं बी किसी, क्योंकि बी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मान लो बी कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, बी कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। बी पहले वहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया। इसको मान लेते हैं ये B1 पोजीशन है, ये B2, ये 2 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ठीक है। और ए कहीं यहाँ पर था, ए 1 पोजीशन पे, अब ए कहीं 2 पोजीशन पे आ गया है। ए मान लेते हैं यहाँ पर आ गया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो कहीं यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं, ये हो गया बच्चों पोजीशन वेक्टर किसका? ये 2 पोजीशन का हो गया, तो ये हो गया RA2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ये वाली पोजीशन A1 से कितनी हो जाएगी? A1 ओरिजिन पे है ना, पोजीशन ऑफ A एट ओरिजिन, ठीक। ये RA2 हो गई, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा RB2। हो जाएगा कि नहीं? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे पता चलेगी? अगर हम एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दें तो ये हो जाएगी RBA एट 2 सेकेंड इंस्टेंट, एट 2 ऐसे लिख दो, RBA2। अब ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, इस डायग्राम को हम सही से बना लेते हैं। इसको देख लो एक बार, पहले इसको देख लो, इस डायग्राम को मैं थोड़ा साफ सुथरा बना देता हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे बार बार। ये देखो बच्चा बन गया, ये A1 थी पोजीशन, ये B1 थी, यानी एट इंस्टेंट t = 0 पे। तो और ये हमें पोजीशन वेक्टर इसका था RB1, ठीक है। ये अब पहुंच गया B2 पोजीशन पे, ठीक, और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया RB2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और A1 जो था वो A2 पोजीशन पे पहुंच गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया RA1। और अगर मैं A2 से B2 की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोलते थे वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम A2 टू B2, तो ये क्या हो जाएगा? ये मान लो RA2B2, RA2B2 ये हो जाएगा। हमें बस यही पता करना है RA2B2 की मिनिमम वैल्यू, कि आफ्टर टाइम t जो इनके बीच की दूरी है ये मिनिमम हो जानी चाहिए। तो अब करेंगे क्या, ये बात समझते हैं। अगर हमें a की वेलोसिटी पता है
तो आफ्टर टाइम टी हम ए की पोजीशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देखो वेलोसिटी कोई भी हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी हो चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, सारी सेम होती हैं, यह हम लोगों को पता है। तो एवरेज वेलोसिटी को अगर वी ए को हम लिख दें पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, तो हमें फाइनल पोजीशन पता चल जाएगी ए की, उसी तरीके से बी की भी पता चल जाएगी। तो पहले आर ए वन और आर बी टू की वैल्यू पता कर लेते हैं, इसको देख लो फिर आगे बढ़। क्वेश्चन पढ़ लिया, ये सारी वैल्यू ने नोट कर ली। अब क्या है, फॉर ए वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी आर ए टू माइनस आर ए वन अपॉन टी। कह दोगे सर बिल्कुल होगी। आर ए टू बच्चा कितना है, आर ए टू हमें पता नहीं है कितना है। आर ए वन को हमने जीरो ले लिया है, जीरो आई प्लस जीरो जे, याद आ रहा है कि नहीं, जीरो आई प्लस जीरो जे। ये जीरो लिखने की ज़रूरत है नहीं बच्चों वैसे, लेकिन थोड़ा सही लगे इसलिए ले लिया। और वी ए की वैल्यू कितनी है, वी ए की वैल्यू 30 आई प्लस कितना है, 30 आई प्लस 50 जे, 30 आई प्लस 50 जे। तो यहाँ से बच्चों आर ए टू की वैल्यू क्या आएगी, टी से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, तो आर ए टू जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो आ जाएगा 30 टी आई प्लस 50 टी जे। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरीके से फॉर बी क्या होगा, वी बी कितनी हो जाएगी, आर बी टू माइनस आर बी वन अपॉन टी। अब यहाँ पर खेल क्या है कि पोजीशन जो बी की है वो शुरुआत में ज़ीरो नहीं है, वो कुछ वैल्यू दे रखी है। आर बी वन कितना है बच्चों, आर बी वन है 80 आई प्लस 150 जे, फ्रॉम ए वन दे रखी थी पोजीशन, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। वी बी कितना दे रखा है, वी बी है माइनस का 10 आई कैप, ठीक है, इज इक्वल टू आर बी टू हमें पता करना है, माइनस ये कितना दे रखा है, आर बी वन दे रखा है ऊपर देखो 80 आई प्लस 150 जे, 80 आई प्लस 150 जे ये दे रखा है अपॉन टी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो बच्चों, तो आर बी टू माइनस का 80 आई प्लस 150 जे इज इक्वल टू माइनस का 10 टी आई कैप। ये हो जाएगा कि नहीं, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको उधर लेके जाओ, तो ये आर बी टू बच्चा कितना आ जाएगा, आर बी टू आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस 10 टी, ये एक ब्रैकेट में कर लो, आई वाले सारे एक ब्रैकेट में कर लो, ये हो जाएगा आई कैप और ये हो जाएगा प्लस का 150 जे। हो जाएगा कि नहीं, देखो ये पूरे ब्रैकेट को उधर लेके गए, ये सॉल्व, तो हमें आर ए टू पता चल गया और आर बी टू पता चल गया। अब बच्चों हमें पता क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू टू बी टू। अगर ये पता चल जाए तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वही डिस्टेंस होगी, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता करनी, हमें ये पता करना है कि कितने टाइम के बाद ये डिस्टेंस मिनिमम होगी। तो उसके लिए बच्चों पहले तो हमें आर ए टू बी टू पता होना चाहिए कि पहले उनके बीच की है कितनी डिस्टेंस में दूरी कितनी है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मैं बताता हूँ। नाउ आर बी टू ए टू मतलब पोजीशन बिटवीन बी टू एंड ए टू, ये कितना हो जाएगा, आर बी टू, याद आ रहा है कुछ कि नहीं, आर टू माइनस आर वन, यही तो यहाँ करेंगे, माइनस आर ए टू, ये सारी वैल्यू रख दो बच्चों। आर बी टू आ गया आपका कितना आ गया, 80 माइनस 10 टी आई कैप प्लस 150 जे कैप माइनस आर ए टू कितना है, आर ए टू आया है आपका 30 टी आई प्लस 50 टी जे। तो यहाँ पर जब रखोगे वैल्यू तो ये माइनस हो जाएगा 30 टी आई माइनस का 50 टी जे, हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सारे आई वाले एक साथ कर लो और जे वाले एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा 80 माइनस का 10 टी और ये माइनस का 30 टी, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 40 टी, हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर 150 जे माइनस का 50 टी, इन सबको एक साथ कर लेंगे। इसको देखो एक बार, देख लिया, अभी मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा। आर बी टू ए टू कितना आ जाएगा बच्चों, 80 माइनस का 40 टी आई कैप प्लस कितना
150 माइनस 50 टी जे, 150 माइनस 50 टी जे, ये आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब बच्चों एक चीज ध्यान से समझते हैं, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी टू ए टू इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, होगी कि नहीं होगी? कह दोगे सर बिल्कुल होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और उसको डिस्टेंस डी लिख देते हैं, ठीक है, डी नहीं एस लिख दो। एस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी टू ए टू, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 80 माइनस 40t का स्क्वायर प्लस 150 माइनस 50t का स्क्वायर। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यही तो करते थे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब बच्चों एक बात समझो, एस अगर ये है तो एस स्क्वायर कितना होगा? ये सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों हम कर रहे हैं, 80t का स्क्वायर प्लस 150 माइनस 50t का होल। अब बच्चों याद करो, जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन को अगर मैक्सिमा या मिनिमा जानना हो कि वो किसी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा, तो हम उसके डिफरेंशिएशन को ज़ीरो के बराबर कर देते थे, क्योंकि मैक्सिमा पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी होती है? ज़ीरो, और मिनिमा पर भी ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर जब वो ऑलरेडी कह रहा है कि मिनिमम टाइम पता करना है, तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो किसका फंक्शन है? पोजीशन फंक्शन है टाइम का। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, पोजीशन बता रहा हूँ, डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस उनके बीच की कम होती जाएगी। तो अगर एस फंक्शन ऑफ टी है तो एस स्क्वायर भी तो बच्चा फंक्शन ऑफ टी होगा कि नहीं होगा? कह दोगे सर बिल्कुल होगा। भाई इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर करो, देखो इसको स्क्वायर कर दिया तब भी टी आ रहा है, और अंडर रूट ले लो तब भी टी आ रहा है। बच्चों पता है मैं ये एस स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब डिफिकल्ट होगा। तो जो फंक्शन, अगर कोई फंक्शन एस मैक्सिमम होगा किसी पॉइंट पर, तो एस स्क्वायर भी उसी पॉइंट पे मैक्सिमम होना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर बस हमें कर क्या देना है, फॉर मिनिमम टाइम। करने को आप ds बाई डी टी को जीरो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वो अंडर रूट में है, उसको सॉल्व करना। इससे अच्छा है कि एस स्क्वायर, क्योंकि आपको एक टाइम की वैल्यू पता करनी है। आप इसको डिफरेंशिएट करो चाहे इसको डिफरेंशिएट करो, बात वही होगी। बात समझ रहे हो? फॉर मिनिमम टाइम डी बाई डी टी, क्योंकि फंक्शन किसका है? टाइम का, ऑफ एस स्क्वायर शुड बी जीरो। ये बात समझिए कि नहीं? हम करने को डी एस बाई डी टी भी जीरो कर सकते हैं, सिंपल करने के लिए एस स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये पूरी पूरी वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है। इसको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया? तो यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी ब्रैकेट में एस स्क्वायर की वैल्यू क्या थी बच्चों? 80 माइनस 40t का होल स्क्वायर प्लस 150 माइनस 50t का होल स्क्वायर, 150 माइनस 50t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया? अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको अंदर ले जाओ, हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करो। तो अगर बच्चों इसको खोल के तुम डिफरेंशिएट करने लगे, मान लो इसका स्क्वायर करके डिफरेंस, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसका एक आसान तरीका बताता हूँ। इस पूरे को अगर हम x मान लें तो इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 80 माइनस 40t, हो जाएगा कि नहीं? अब जिसको आपने माना है x, उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ये हो जाएगा 0, 80 तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो गया, और माइनस का 40t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस का 40। हो जाएगा कि नहीं? ये देखो कितना आसान है। ये आप लोगों ने करना सीखा भी होगा। फिर से देखो, मैंने बताया था कैलकुलस जब पढ़ा रहा था, आपको नहीं देखा तो लेक्चर देख लेना। इसको देखो सॉल्व करो, उसी तरीके से इसको x मान के फिर से x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 150 माइनस 50t हो जाएगा कि नहीं? और जिसको माना था x, उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये हो जाएगा इंटू में 150 का 0 हो जाएगा, माइनस 50 का
50 हो जाएगा, -50t का t का 1 हो जाएगा, -50 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। पूरी इक्वेशन से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। ये बचेगा -4 80 - 40t, और ये बचेगा -5 150 - 50। ये जो मैंने 0 है वो भी हटा दिया, पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दिया ताकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 8 4 32 प्लस 160t, ये हो जाएगा माइनस का 15 5 75, ये 5 5 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 250t है यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब t वाले एक साथ कर लो, तो ये बच्चों 160 प्लस 250 ये कितना हो जाएगा 410t, और ये सब ऐड कर लो तो ये 1070 -320 - 750 1070 हुआ, उसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 1070। इसको जब बच्चा डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.6R, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.6R। तो आंसर कौन सा सही हो गया, आंसर आपका सही हुआ बी वाला। इसको देखो शुरुआत से, हमने टाइम t इक्वल टू 0 पे सारी पोजीशन और वेलोसिटी पता कर ली, और टाइम मान लिया t के बाद, जो इसको देखो एक बार फिर बताता हूँ। टाइम t के बाद b यहाँ आ गया है, a यहाँ पर आ गया, ये पोजीशन पता करनी है, उसके लिए RB2 RA1 पर RA2 पता कर लिया, ये RA2 है, ठीक है। ये देखो हमने वेलोसिटी से RA2 पता कर लिया, और फिर B के लिए भी RB2 पता कर लिया। RB2 A2 यानी कि फाइनल पोजीशन बिटवीन B एंड A कितनी हो जाएगी, RB2 - RA2। इसको हमने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, RB2 A2 की वैल्यू ये आ गई। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B आफ्टर टाइम t होगा, वो मैग्नीट्यूड निकाल लिया। और क्योंकि हमें मिनिमम टाइम निकालना है तो हमें पता है किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन s को डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, इसलिए हमने s² को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम और 0 के बराबर कर दिया। जब हमने ऐसा करा तो सॉल्व करने पर हमको टाइम की वैल्यू 2.6R मिली, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, यूनिट वेक्टर भी यूज़ हुआ है, पोजीशन वेक्टर भी यूज़ हुआ है, और आपका डिफरेंशिएशन भी यूज़ हुआ है। इसको देख लो एक बार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल है। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी ट्रेन और रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने 1-2 लगाए भी थे, ये भी 2019 मेन में आया था। बच्चों आप कहोगे कि सर सारे 2019 के क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। ये बच्चों क्वेश्चन मुझे थोड़े अच्छे लगे, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ईयर चूज़ करके आपको सॉल्व करा रहा हूँ। लेटेस्ट क्वेश्चन भी आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें मैं लेटेस्ट जो 22, 23, 24 में पूछेंगे वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा कुछ क्वेश्चन। ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे इसलिए मैंने ये लगवा दिया। वो आप भी लगाना जाके, कुछ अपने आप भी तो मेहनत करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। Another freight train of length 120 meter travels at a speed of 30 km per hour. The ratio of time taken by the passenger train to completely cross the freight train when पहला they are moving in the same direction, दूसरा they are moving in the opposite direction। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। जब हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो हम लोग ट्रेन पे हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। इसको पहले देखो फिर मैं बताता हूँ यहाँ पर है क्या कहानी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। मतलब क्वेश्चन सीधा सीधा ये कह रहा है कि एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लेंथ है 60 मीटर, और एक आपकी फ्राइट ट्रेन है जो सामान ले जाती है, मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, वो है 120 मीटर की लेंथ की। अब इस छोटी वाली ट्रेन को, 60 मीटर वाली को, इसको क्रॉस करना है पूरी तरीके से इस दूसरी ट्रेन को। तो कितना टाइम का रेशियो बताना है, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तब वो क्रॉस करे, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी तब वो क्रॉस करे। तो कितना टाइम का डिफरेंस आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, इसको देख लिया। अब सॉल्व करते हैं। पहले हम सिनारियो समझ जाएं तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सिनारियो बच्चों बस सिंपल सा ये है कि मान लेते हैं ये ट्रेन किसी टाइम पर ये ऐसे है, ट्रेन क्या है, ए है, और ये जा इस डायरेक्शन में रही है। ठीक है, सेम डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं।
और इसको बच्चों एक चीज़ ध्यान से समझते हैं, इस ट्रेन को, इस लंबी वाली ट्रेन को पूरा क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो अपनी खुद की लेंथ चलनी पड़ेगी, ये आगे आएगी फिर इसके तरफ पहुंचेगी। लेकिन अगर ये ट्रेन यहीं पर आके रुक गई तो क्या इसने इसको पूरा क्रॉस करा? नहीं, इसको पूरा क्रॉस करने के लिए क्या करना, ये ट्रेन बी मान लेते हैं, इसको पूरा क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये आगे बढ़ेगी, अपनी लेंथ को अंदर लेके आएगी, फिर ये जाएगी और अपनी लेंथ को बाहर निकाल देगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये होगा कि नहीं होगा? कह दोगे सर बिल्कुल होगा, तभी तो भाई वो पूरी तरीके से क्रॉस कर पाएगी। यही कॉन्सेप्ट बस यहाँ पर ध्यान में रखना है दिमाग में, ठीक है। ये एक बहुत ही इंट्यूटिव बेसिस का कॉन्सेप्ट है। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 60 मीटर। ये लेंथ कितनी दे रखी है? 120 मीटर, फ्राइट ट्रेन जो है आपकी, और ये फिर से 60 मीटर इसकी लेंथ है कि नहीं? अब ये मत सोचने लगना कि ये कितनी दूरी इसने चली है इससे पहले। हमें इससे पहले इसने कितनी दूरी चली या बी ने कितनी दूरी चली, इससे कोई मतलब नहीं। हमें बस पता ये करना है कि ये क्रॉस कितने टाइम में करेगी। तो हमें बस इतनी दूरी से मतलब है, इससे पहले क्या चल के आए हैं या क्या चलने जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। बात समझ गए? तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि एक्स ए बी यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, इसको लिख देता हूं मैं, एक्स ए बी पोजिशन नहीं लिखता हूं मैं, एक्स ए बी पोजिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी नहीं है, यहां पर मैं दूसरी चीज लिखता हूं। यहां पर क्या लिखता हूं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी के रिस्पेक्ट में वो कितनी दूरी चल जाए कि वो पूरा क्रॉस हो जाए। तो देखो बच्चा ध्यान से समझते हैं, कितनी होगी? 60 प्लस 120 प्लस 60, होगा कि नहीं होगा? देखो बच्चों, ट्रेन आ रही है, ये आगे बढ़ रही है, पीछे से आ रही ट्रेन, ये इसको क्रॉस कब करेगी? जब पहले इसका फ्रंट वाला, यहाँ जो ड्राइवर का कैबिन होता है पायलट का, लोको पायलट का, वो इसके बैक एंड पे आए और फिर आगे चलता चला जाए, और इसका सबसे पीछे वाला जहाँ गार्ड बैठता है वो हिस्सा लोको पायलट से आगे निकल जाए, तभी तो इसको क्रॉस करेगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 प्लस 120 प्लस 60 हो जाएगा कि नहीं? तो ये आ जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 240 मीटर्स हो जाएगा। और ये पहला केस है इन सेम डायरेक्शन, मतलब जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो, हमें डिस्टेंस पता है, ये इतना है, दोनों की वेलोसिटी पता है। ए की वेलोसिटी कितनी है? ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी एक ही है, कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन बी की कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर और ये हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एक चीज़ और दे रखी है, क्या दे रखा है? ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है? 80 किलोमीटर पर आवर दे रखी है कि नहीं? और वेलोसिटी ऑफ बी दे रखी है, वो भी कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। और इस समय हम साइन का भी यूज़ करते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो, तो दोनों ही एक डायरेक्शन में, तो वेक्टर ऑफ वेलोसिटी ये क्या होगा? प्लस 80, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 30। अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पर रिलेटिव मोशन ध्यान में रखना है कि भैया ए का बी के रिस्पेक्ट में क्या मोशन है, क्योंकि क्रॉस तो वो बी के रिस्पेक्ट में कर रही है ना। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी? वी ए माइनस वी बी। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। वी ए कितना है? प्लस का 80, प्लस नहीं लगा रहा हूँ मैं, और ये वी बी कितना है? माइनस का 30, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। वी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 50 किलोमीटर पर आवर, यानी ए जो है बी से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा तेज निकलेगी इन द प्लस एक्सिस डायरेक्शन। और हमें प्लस माइनस से कायदे से मतलब है नहीं, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, टाइम स्केलर है। इसको देखो, फिर मैं टाइम निकालता हूँ। देख लिया। अब यहां पर मैं एक चीज लिखता हूं, इन सेम डायरेक्शन लेट आफ्टर टाइम t1 ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी। तो बच्चों यहां पर देखो, एक चीज ध्यान से समझते हैं, टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपकी एक्स ए बी, और स्पीड क्या होगी? स्पीड होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड,
वी ए बी का मैग्नीट्यूड, यही तो होगी स्पीड। तो एक्स ए बी बच्चा हम लोग को पता है ये हो गई 240, और वी ए बी कितना आया है, वी ए बी अभी निकाला 80 माइनस 30, ये हो जाएगा 50। तो ये कितना आ जाएगा 24/5 आवर्स। आवर्स आएगा कि मीटर पर सेकेंड में दे रखा है ना, ये सब कुछ किस में दे रखा है 60 मीटर, और स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे सब कुछ हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चा एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमें एक्स ए बी किस में दे रखी है, एक्स ए बी दे रखी है। वैसे करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें निकालना रेशियो है, तो वो कट पिट के बाद वही हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। एक्स ए बी 240 मीटर्स है, तो इसको किलोमीटर में करोगे तो 240/1000 हो जाएगा कि नहीं, 1000 किलोमीटर, और ये नीचे किलोमीटर पर आवर में होगी, तो ये वैल्यू हमारी आर में आ जाएगी 240/5 इंटू 1000 इंटू 1000 ये 240/1000 है, ठीक है। तो ये आर में आ जाएगी। T1 की वैल्यू आ गई आपकी। T1 कितना आ गया, इसको साफ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। T1 आ गया 240/50। इसको बच्चा सॉल्व मत करने लगना। क्यों ना करने लगना, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ। अभी जब आप इसको रेशियो निकालोगे तो सब कट पिट जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये देखो देख लिया। अब एक चीज़ और समझते हैं। चीज़ क्या समझते हैं कि भैया सेकंड केस जो है, जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो बच्चों, मान ले ट्रेन ए इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ट्रेन ए किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ये ट्रेन ए है। और ट्रेन बी किस डायरेक्शन में आ रही है, ट्रेन बी जा रही है इस डायरेक्शन में, निगेटिव जा रही है ना, तो ये ट्रेन बी हो गई। अब बच्चा ध्यान से समझो, चाहे सेम डायरेक्शन वाला केस हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन वाला केस हो, ए और बी को, ए को दूरी तो बी के रिस्पेक्ट में वही चलनी पड़ेगी ना जो यहाँ पर चली है। भाई वो इधर से आ रही हो चाहे दोनों सेम डायरेक्शन, करना क्या पड़ेगा, पहले उसको अपनी लेंथ को इसके ट्रेन के लेंथ में लाना होगा, फिर इसको पूरा क्रॉस करके निकल जाना होगा। यहाँ पर भी वही सिचुएशन तो होगी बच्चा। जब वो इधर आ रही होगी तो ट्रेन इधर जा रही, तो पहले अपनी लेंथ को अंदर लाएगी, फिर यहाँ से वो इधर बाहर निकल जाएगी। होगा कि नहीं होगा, कह दोगे सर बिल्कुल होगा। तो इस केस में भी एक्स ए बी की जो वैल्यू होगी वो 240 मीटर्स होगी। कह दोगे सर वो तो बिल्कुल सही बात है, वो थोड़ा चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस उसको लेंथ के हिसाब से ही चलनी पड़ेगी। अब बस टाइम चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि अब वेलोसिटी ऑफ ए तो जैसे पहले थी वो +80 है कि नहीं है। इसको 240 मीटर्स इज इक्वल टू 240/1000 किलोमीटर, ठीक। 80 किलो, लेकिन वी कितना हो जाएगा बच्चों, वी हो जाएगा -30 किलोमीटर पर आवर, हो जाएगा कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी हो जाएगी, वी माइनस वी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस ये माइनस का 30, तो कितना आ जाएगा 110 किलोमीटर पर आवर। प्लस का प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, बात एक ही। तो इस केस में जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, इसको देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। लेट आफ्टर टाइम t2 ट्रेन ए क्रॉसेस बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में T2 बच्चों कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा एक्स ए बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए बी का मैग्नीट्यूड। एक्स ए बी है आपका 240/1000 और वी ए बी कितना आ गया, वी ए बी आ गया 110, आ गया कि नहीं, ये आवर में आ गया। अब T1 कितना आया था, T1 अपॉन T2 निकालना है हमको। सो T1 अपॉन T2, T1 आया था आपका 240 डिवाइडेड बाई कितना आया था 1000 इंटू 50, और यहाँ कितना आ गया 240 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 110, आ गया कि नहीं आ गया।
ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये 110 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 110 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो जाएगा 11/5। ये बच्चा आंसर आ गया आपका। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को देख लो और फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, एक बार और देख लो इसको। पहले हमने सेम डायरेक्शन वाला केस कंसीडर करा, एक्स ए बी निकाल ली, वेलोसिटी वी ए वी बी दे रखी, वी ए बी निकाल ली, रिलेटिव वेलोसिटी। उसके बाद हमने टाइम निकाल लिया इन सेम डायरेक्शन वाले केस में, और फिर क्या करा, इन अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक्स ए बी पता है हमें, वी ए वी बी पता है हमें, बस डायरेक्शन वी बी का चेंज हो गया है। वी ए बी निकाल ली, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो 110 किलोमीटर पर आवर आ गई। दूसरे केस में भी हमने टाइम निकाल लिया और दोनों का रेशियो ले लिया, 11/5 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान भी था, बस क्या है आपको समझ में आना चाहिए कि आप कर क्या रहो। देख लिया, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों असर्शन रीजन है। ऐसे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट चेक करते हैं बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन तो सारे कॉन्सेप्ट ही चेक करते हैं, ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में आया हो। कौन कौन से 5, 6, 7 सॉल्व कराना हम लोगों ने, ये क्वेश्चन 8 है। असर्शन एंड रीजन, यहाँ पर क्या है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। मार्क योर आंसर एज, कैसे मार्क करना है, इफ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। दूसरा क्या है, इफ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट, मतलब दोनों ही सही हैं लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इसमें क्या था, पहले वाले में एक्सप्लेनेशन है। तीसरा क्या है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। और चौथा क्या है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ये 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट 1, क्या है, फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग आउट थ्रू द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन, द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स appear to move in the opposite direction to the train while the distant objects appear to be stationary। ठीक है, ये हमको पता भी है तो दिखता ही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, इफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट आर मूविंग एट वेलोसिटीज v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली with reference to a laboratory frame, the velocity of the object with respect to the observer is v2 minus v1। भाई एक चीज समझते हैं, ऑब्जर्वर और ये जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की वेलोसिटी v1 v2, तो हमें पता है रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 होती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये तो पता है। और ये भी ट्रू है क्योंकि हमें ऐसा दिखता भी है कि जो पास वाले ऑब्जेक्ट हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं जब आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो, लेकिन दूर वाले या तो रुके हुए दिखते हैं या बहुत ही धीमे धीमे पीछे जाते हुए दिखते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वे। अगर इस वाले क्वेश्चन में इतना पार्ट ये और ना रखता, ये वाला पार्ट हटा देता, while the distant objects appear to be stationary, तब तो ये ठीक था, तब तो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से वो अपोजिट जाते हुए दिखते हैं, तब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। लेकिन जब इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जोड़ दिया तो इसका आंसर नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं बता देता हूँ आपको। याद करो जब हम लोग यूनिट मेजरमेंट पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पैरेलक्स और ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा था। जो दूर के, जैसे पास में मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट है और आप ट्रेन में बैठे हुए जा रहे होगे, तो ये आपकी आंख जो इनको देख रही है, इनका एंगल इस आंख पे ये θ1 मान लो, ये ज़्यादा एंगल होता है। और यही दूर में जो ऑब्जेक्ट है, दूर में जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बहुत छोटा बनाते हैं। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी ये θ2 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आपको चीज़ें बहुत तेज़ी से पीछे जाते क्यों दिखती हैं, क्योंकि ये θ1 ज़्यादा है। जो आप देख रहे हो पास में ना, वो चेंज, रेट ऑफ चेंज उसका ज़्यादा है। बगल में जो चीज़ें निकल रही हैं उनका θ1 बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, लेकिन जो दूर में ऑब्जेक्ट है उनका θ2 वो इतनी तेज़ी से चेंज नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, वो रुके हुए या तो दिखेंगे या तो बहुत स्लो मूव करते हुए दिखेंगे। लेकिन जो पास में ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपको ज़्यादा तेज, क्योंकि θ1 ये जो चेंज है, मान लो आप पहले इस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, इसको देख रहे थे, जब ये पोजीशन 1 से 2 पे जाएगा तो ये जो θ1 बना है एंगल ये ज़्यादा होगा। वहीं सेम ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा दूर पे होंगे तो क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा 1 से 2 जाने में, मतलब पहले आप 1 को देख रहे थे, फिर जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी 1 पोजीशन 2 पे दिखने लगा, तो ये जो θ2 है, देखो ये एंगल क्या है, ये θ1 से कम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये θ2 ये θ1 से बहुत स्लो होगा। तो ये इसका रीज़न होता है परसेप्शन ऑफ विजन। परसेप्शन ऑफ विजन मतलब हमारी आंखों की जो प्रॉपर्टी है चीज़ों को देखने की, परसेप्शन ऑफ विजन।
ठीक है, वो उस पर निर्भर करता है, ना कि रिलेटिव वेलोसिटी पे। अगर सिर्फ इतना स्टेटमेंट होता कि अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई क्यों दिखती तो रिलेटिव वेलोसिटी आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर दूर के भी ऑब्जेक्ट को मिला दिया गया है इसलिए नहीं। तो यहाँ पर आंसर बच्चों इन चारों में सही कौन सा होगा, ए बी सी डी में आंसर सही होगा बच्चों दूसरा वाला। ये आपका आंसर है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक, दोनों ही सही है लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। देख लो इसको। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, ये रीज़न एक बार लिख लेना। रीज़न मैंने उस चैप्टर में पढ़ाया भी था, अगर नहीं आपको ध्यान है तो ये लिख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चा और सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सारे क्वेश्चन में बच्चा ये कह रहा हूँ अच्छा है क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे हैं। ये 2014 एडवांस में आया है, ठीक। क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी देखो अभी तक जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें मोस्टली रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करे थे वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन थे। तो देखो हम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन लगभग हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, एयरप्लेन्स ए एंड बी आर फ्लाइंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि भैया एक प्लेन ए है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है 30 डिग्री पे, और एक प्लेन बी है जो कि 60 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ ए इज 100√3 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही बात। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एन ऑब्जर्वर इन ए फाइंड्स बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। मतलब किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ए को दिखता है कि जो बी है, बी प्लेन बी है वो मुझसे 500 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। मतलब इस ऑब्जर्वर को ये भी दिख रहा है कि ये जो बी है वो उसकी तरफ उसके मोशन से परपेंडिकुलर आ रहा है। मतलब ये अगर ऐसे जा रहा है तो इसमें जो बंदा बैठा है, मान लो तुम इसमें बैठे हो, ठीक है, उसको ये बंदा परपेंडिकुलर आते हुए दिख रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है। एक्चुअल वो मूव इसी डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन वो जिस हिसाब से मूव कर रहा है ए, उसको लग रहा है कि वो उसकी तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, हर एक वर्ड पे ध्यान दो, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। इफ एट टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट ए जस्ट escapes being hit by B। मतलब अगर टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पे ए जो है इसको आते हुए देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे मिलेंगे जाके कि नहीं। तो ये कह रहा है कि अगर टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पे ये बिना टकराए बस इसको क्रॉस कर जाता है, तो व्हाट इज टाइम टी नॉट को सेकंड में बताना है। देखो क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं। ये क्वेश्चन अगर जरा सा समझ जाओ तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देख लो इसको, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं वरना यहाँ पर हौच-पौच हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बच्चों में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, थोड़ा आपको समझ में ज़्यादा आएगा इससे। पहले तो प्लेन बना लेते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, स्ट्रेट है ना, हाँ है। और फिर हम लोग वेलोसिटी ड्रॉ करते हैं। ए दे रखा है कितनी डिग्री पे जा रहा है, 30 डिग्री पे, ठीक है। और बी कितनी डिग्री पे जा रहा है, बी जा रहा है 60 डिग्री पे, बिल्कुल यही तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब एक काम करते हैं, बच्चों कि ए से पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। ये ए है, बी से ए के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे। कहेंगे सर ये क्यों कर रहे हो, अभी पता चल जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये है आपका 30 डिग्री का एंगल, ये है 60 डिग्री का एंगल। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, बी पॉइंट से ए के पैरेलल एक लाइन खींच देता हूँ। ए के पैरेलल मतलब ये लगभग 30 डिग्री पे ये भी होगी लाइन, होगी कि नहीं। कह दोगे सर ये क्यों कर रहे हो, अभी सब समझ में आ जाएगा बच्चे। देखो वेलोसिटी ऑफ ए दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 100√3 वेलोसिटी ऑफ ए दे रखी है, ठीक, इज इक्वल टू 100√3
किलोमीटर पर आवर। ये दे रखी है कि नहीं, किलोमीटर पर आवर दे रखी है, क्या दे रखी है, मीटर पर सेकंड दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है इस डायरेक्शन में, 100√3 मीटर पर सेकंड दे रखी, बिल्कुल दे रखी। बी इस डायरेक्शन में जा रहा था, उसकी वेलोसिटी कुछ मान लो वी बी है, बिल्कुल है। अब कह क्या रहा है कि इस बंदे को जो यहां पे बैठा है उसको बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता हुआ दिख रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो उसको ऐसे आता हुआ दिख रहा है। परपेंडिकुलर एक इस पे डाल देते हैं, बी क्या दिख रहा है, बी इसको परपेंडिकुलर आता हुआ दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कह दोगे सर बिल्कुल। कि अब इसका मतलब है बी ए को 90 डिग्री आता हुआ दिख रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए किस डायरेक्शन में होगी, अलोंग ए सी। ये मान लो इस लाइन पे कोई एक पॉइंट सी है कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल दिखेगी। अब एक बात बच्चा बताओ, अगर सिर्फ ए को यही दिख रहा है कि बी उसकी तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो बी है उसकी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो ए के बराबर होनी चाहिए, तभी तो वी बी ए की वैल्यू इसके डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेन ए। ये मैंने पैरेलल क्यों खींचा है अब आपको समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों मैं इसको मान लूँ एक्स एक्सिस, यानी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ए मान लूँ एक्स एक्सिस, और इसको मान लूँ वाई एक्सिस, ये तो मैं मान सकता हूँ, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था कि हम एक्सिस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये है 60, ये मैंने पैरेलल टू ए वाला, जो क्योंकि सारी बातें ए के रिस्पेक्ट में हो रही, तो ये लाइन मैंने ए के पैरेलल ड्रॉ करी थी, तो ये हो जाएगा 30, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30, हो जाएगा कि नहीं। अब वी बी का ये वाला कंपोनेंट बच्चों क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा वी बी एक्स, होगा कि नहीं होगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा वी बी वाई, होगा कि नहीं होगा। ये मैं यहां पर लिखूंगा नहीं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये वी बी एक्स हो गया। अब बच्चा ध्यान से समझते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो एक्स डायरेक्शन में होगी, यानी अलोंग द प्लेन, अलोंग द ए जिस डायरेक्शन में जा रहा है, बी उसको आगे या पीछे बढ़ते नहीं दिख रहा है, वो बस उसको अपनी तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता दिख रहा है, यानी वी बी ए की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में कितनी है, 0 है। कह दोगे सर बिल्कुल है कि नहीं है, देखो 0 है कि नहीं है। और हमें पता है कि वी बी ए एक्स डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा वी बी इन एक्स डायरेक्शन माइनस वी ए इन एक्स डायरेक्शन, हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। वी बी इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, देखो एक्स यानी ये वाली एक्स, ये देखो एक्स डायरेक्शन है, वी बी कॉस 30, वी बी का मैग्नीट्यूड मान लो वी बी है, तो ये हो जाएगा वी बी कॉस 30। देखो इसका एक कंपोनेंट वी बी एक्स कितना हो जाएगा, वी बी कॉस 30, हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ये हो जाएगा वी बी कॉस 30, और वी ए एक्स डायरेक्शन में दे ही रखा है, वो तो है ही 100√3, है कि नहीं है। देखो बच्चों ये तो 100√3, इसका वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो वी बी ए एक्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बी कॉस 30, वी बी कॉस 30 माइनस 100√3, हो जाएगा कि नहीं। और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, क्योंकि हमें पता है कि इस प्लेन ए को सिर्फ बी अपनी तरफ आते हुए दिख रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसका मतलब ए को बी ना आगे जाता हुआ दिख रहा है ना पीछे जाता हुआ, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन एक्स डायरेक्शन इज 0। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो जब ये 0 कर दोगे तो वी बी कॉस 30 की वैल्यू रखोगे √3/2, ये हो जाएगा 100√3, उधर ले जाओगे तो ये सॉल्व कर लोगे, वी बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपको वी बी पता चल जाएगी कि नहीं। अब जिस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं एट t = 0, उस इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 500 मीटर दे रखी है कि नहीं। अब ये बताओ बच्चा, जब ये आगे बढ़ रहे हैं दोनों ही प्लेन,
दोनों ही प्लेन आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि इनकी एक्स डायरेक्शन जो है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वो तो जीरो है, लेकिन जो भी वेलोसिटी है रिलेटिव वो वाई डायरेक्शन में है, ये वाली डायरेक्शन। तो ये जो 500 मीटर की वैल्यू जो जीरो होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि एक टाइम के बाद मिल जाएंगे आके, मिल इन द सेंस वो जस्ट स्केप होगा, यानी ये डिस्टेंस जीरो हो जानी चाहिए। यानी टोटल बी को इस डायरेक्शन में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 500 मीटर चलनी पड़ेगी कि नहीं। ये आगे जाके जब मिलेंगे तो यानी ये 500 जीरो हो गए, यानी कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, जो उसकी वी बी ए की वैल्यू है, वी बी ए किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। और हमें यह भी पता चल गया जो टोटल रिलेटिव वेलोसिटी है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही है। तो इसको देखो फिर मैं बताता हूं। देखा, अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चा यहां से जरा ध्यान से समझो, वी बी ए जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू वी बी ए वाई डायरेक्शन में है कि नहीं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वी बी ए के दो कंपोनेंट हो सकते थे, एक एक्स और एक वाई, लेकिन एक्स वाला कंपोनेंट तो जीरो है। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यानी कि इसका एक्स वाला कंपोनेंट जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो वी बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अगर साइन कंपोनेंट ले लें, वी बी साइन 30, वी बी साइन 30, तो एक वी बी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बी साइन 30। और वी बी कितना हम लोगों ने निकाला, 200, साइन 30 हो जाएगा 1/2। तो ये बच्चों वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो टाइम अगर हमें निकालना हो, टाइम टी नॉट, मतलब वो टाइम जिसमें वो 500 मीटर की दूरी, देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि प्लेन बी उसकी तरफ जा रहा है, प्लेन बी जा अपने ही डायरेक्शन में रहा है, लेकिन उसको कैसा दिख रहा है, उसको कैसा दिख रहा है कि वो उसकी तरफ आ रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो फाइनली उसकी रिलेटिव वेलोसिटी का यूज होगा। तो टी नॉट क्या हो जाएगी, टी नॉट बच्चों वैल्यू हो जाएगी बी सी अपॉन वी बी ए, हो जाएगी कि नहीं, बी सी डिस्टेंस अपॉन वी बी ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यही तो हमने वेक्टर नहीं लगाया यहाँ पर। तो बी सी की वैल्यू हो गई 500 और ये बी ए क्या आ गया 100। ये बच्चों 5 सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका। बात समझ गए। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। देखो बच्चों इसको 2-3 तरीकों से कर सकते हो, या तो वी बी के एक्स वाई में सारे कंपोनेंट तोड़ लो, आई जे के फॉर्म में लिखो, ठीक है, और फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करो। या तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भैया हमको जब क्वेश्चन में खुद ही कह दिया कि बी ए को लग रहा है कि वो उसकी तरफ आ रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी उसकी एक्स डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इन दोनों के बीच में जीरो होगी, हमने उसको जीरो इक्वेट कर दिया। तो हमें क्या पता चल गया, हमें वी बी की वैल्यू पता चल गई। वी बी की वैल्यू कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड। जब इसकी वेलोसिटी पता चल गई तो हमने इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि वी बी ए में दो कंपोनेंट है, वी बी और वी ए, लेकिन वी ए की डायरेक्शन, वी ए जो वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में जीरो है। देखो वाई डायरेक्शन में है ही नहीं, वो जहाँ तो इसमें रहा है। तो वी बी ए की वैल्यू जो होगी वो सिर्फ पूरी डिपेंड करेगी वी बी के वर्टिकल कंपोनेंट पे, वी बी साइन 30। बात समझ गए कि नहीं। और वी बी साइन 30 वी बी ए के बराबर है। जब ये वैल्यू पता चल जाएगी तो टाइम इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये इसको देख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। हमने वही करा, वी बी ए की वैल्यू पता कर ली। जब वी बी ए पता चल गया तो टाइम क्या है, टाइम है आपका टी नॉट इज इक्वल टू बी सी अपॉन वी बी है। बी सी है 500, ये है 100, 5 सेकेंड आंसर आ गया बच्चों। इसको एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, देख लो, समझ लो। ये देखो 2014 एडवांस में पूछेगा ये क्वेश्चन। देखो बच्चों कितना सरल है। अब वहां जब तुम सॉल्व करोगे तो इतनी कहानी नहीं लिखोगे ना, 2-4 लाइन लिखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन और तरीकों से सॉल्व नहीं हो सकता। मैं बार बार हर एक तरीका बताऊंगा नहीं, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बस रिलेटिव वेलोसिटी यूज करोगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें कहे अपेयर टू बी अपेयर्स टू बी, या किसी को किसी का मोशन ऐसा लग रहा हो, तो लगने का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। मेरा गला बच्चों खराब है, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ये सारे सॉल्व करते रहना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बाय।